नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कोल हैरिसन हमेशा मानते थे कि ईमानदारी ही किसी भी सच्चे रिश्ते की नींव होती है। 29 साल की उम्र में वह हाई स्कूल के बच्चों को इतिहास पढ़ाते थे और उनमें सिर्फ अतीत का ज्ञान ही नहीं, बल्कि ईमानदारी और चरित्र जैसे मूल्य भी डालने की कोशिश करते थे। वह उन शिक्षकों में से थे जो स्कूल जल्दी आते, कमजोर छात्रों की मदद के लिए देर तक रुकते और डिबेट क्लब शुरू करते, क्योंकि उन्हें शिक्षा की ताकत पर पूरा यकीन था। पढ़ाने के प्रति उनका जुनून हर कोई देख सकता था और उन्होंने कभी अपनी मामूली तनख्वाह की परवाह नहीं की। कोल के लिए असली इनाम तब मिलता था जब कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझने पर बच्चों की आंखों में चमक आती थी। उनकी पत्नी अमांडा, जिनसे उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, एक अलग रास्ते पर थीं। 36 साल की उम्र में वह एक टेक स्टार्टअप में मार्केटिंग मैनेजर थीं, जिसने पिछले 3 सालों में जबरदस्त तरक्की की थी। जो कभी एक छोटी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी हुआ करती थी, वह अब बाजार की एक बड़ी खिलाड़ी बन चुकी थी, जिसमें लाखों का निवेश और आक्रामक विस्तार की योजनाएं थीं। अमांडा उस माहौल में खूब फल फूल रही थी। उनकी आमदनी 3 गुना हो गई थी। वह कॉन्फ्रेंस के लिए लगातार सफर करती, बड़े निवेशकों की मीटिंग में हिस्सा लेती और ऐसे डिजाइनर कपड़े पहनती जिनकी कीमत कोल की महीने भर की तनख्वाह से ज्यादा होती थी। कोल को हमेशा उसकी उपलब्धियों पर गर्व होता था और वह उसके हर प्रमोशन का जश्न ऐसे मनाते थे जैसे यह उनकी साझा जीत हो। आखिरकार वे एक टीम थे, है ना? मैक्स, उनका 8 साल का बेटा, कोल की दुनिया का केंद्र था। लड़के की आंखों में अपने पिता जैसी जिज्ञासा और मां जैसा दृढ़ संकल्प था। हर सुबह कोल मैक्स का नाश्ता बनाते, उसका बस्ता चेक करते, होमवर्क में मदद करते और उसे स्कूल तक छोड़ ढक कर आते। अमांडा इन कामों में शायद ही कभी हिस्सा लेती थीं। वह या तो मीटिंग के लिए जल्दी निकल जाती या सफर से देर रात घर लौटती, हमेशा यह कहकर कि वह परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना रही हैं। कोल ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने घर की ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली ताकि मैक्स को प्यार और देखभाल महसूस हो। पिछले 6 महीनों में कुछ बदल गया था। अमांडा अब और भी ज्यादा दूर रहने लगी थी, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी। जब वह घर पर होती तो घंटों अपने ऑफिस में प्राइवेट वीडियो कॉल पर बंद रहती। जब कोल उनके दिन के बारे में बात करने की कोशिश करते तो उन्हें रूखे और चिड़चिड़े जवाब मिलते। उनके मैसेज का घंटों तक कोई जवाब नहीं आता और जब कोल ने चिंता जाहिर की या मैक्स की जिंदगी में उसकी मौजूदगी बढ़ाने के लिए कहा, तो अमांडा उन पर असुरक्षित, कंट्रोल करने वाला और एक गंभीर कॉरपोरेट करियर की मांगों को न समझने का आरोप लगाती। जब वह गंभीर कॉरपोरेट करियर कहती, तो उनकी आवाज में एक तरह का तिरस्कार होता था, जैसे कोल की नौकरी का कोई मोल ही ना हो। कोल उस अपमान को पी जाते, खुद को यह समझाते हुए कि यह सिर्फ उसके काम का तनाव है। स्कूल का सालाना चैरिटी गाला उन कार्यक्रमों में से एक था जिसका कोल हर साल सबसे ज्यादा इंतजार करते थे। आर्ट्स प्रोग्राम के लिए पैसे जुटाने के लिए आयोजित यह कार्यक्रम शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के लोगों को एक साथ जश्न मनाने का मौका देता था। कोल ने आयोजन समिति में महीनों बिताए थे, चंदा सुरक्षित किया था, साइलेंट ऑक्शन का समन्वय किया था और व्यक्तिगत रूप से टिकटें बेची थीं। अमांडा उनकी डेट के तौर पर आने के लिए मान गई थीं, हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया था कि वह इसके बजाय कुछ और करना पसंद करती। कार्यक्रम की रात अमांडा सीढ़ियों से नीचे उतरी। उन्होंने गहरे नीले रंग की सिल्क की ड्रेस पहनी हुई थी, जो कोल ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने कोल को उसके साधारण सूट में देखा,
तो उनकी आंखों में एक ठंडक थी। बॉलरूम के रास्ते में अमांडा उबाऊ शिक्षकों और बिना किसी महत्वाकांक्षा वाले उपनगरीय माता-पिता के साथ रात बिताने की शिकायत करती रहीं। कोल ने उनकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और पार्टी की आखिरी तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया। बॉलरूम को सादगी भरी भव्यता से सजाया गया था। धीमी रोशनी, दान में मिले फूलों की सजावट और सफेद मेजपोश एक गर्मजोशी भरा माहौल बना रहे थे। कोल ने दर्जनों लोगों का अभिवादन किया, अमांडा को सहकर्मियों से मिलवाया और उसे बातचीत में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन वह साफ तौर पर अधीर थीं। लगातार अपना फोन देख रही थीं, जोर-जोर से आहें भर रही थीं और खतरनाक तेजी से रेड वाइन पी रही थीं। लगभग 9:30 बजे, जब प्रिंसिपल आर्ट्स के महत्व पर भाषण दे रहे थे, अमांडा ने कोल के कान में फुसफुसाकर कहा कि यह कार्यक्रम छोटे शहर वालों जैसा है और वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोल ने उनसे कम से कम दिलचस्पी दिखाने का नाटक करने के लिए कहा। यह उनके लिए मायने रखता था। अमांडा ने आंखें घुमाईं, अपना तीसरा गिलास वाइन एक ही घूंट में खत्म किया और अचानक खड़ी हो गईं, जिससे कई लोगों का ध्यान उनकी ओर चला गया। उन्होंने ताजी हवा की जरूरत के बारे में कुछ बुदबुदाया और थोड़े लड़खड़ाते कौदमों से बॉलरूम से बाहर चली गई। कोल इंतजार करते रहे। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। 5 मिनट बीते, फिर 10, फिर 15। उन्होंने माफी मांगी और उसे ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने बाथरूम, सामने की लॉबी, साइड गार्डन, सब जगह देखा, लेकिन अमांडा कहीं नहीं थी। एक बुरे एहसास ने उन्हें पार्किंग लॉट की ओर खींच लिया। रात ठंडी थी और लॉट में धुंधली रोशनी थी। कोल अपनी सेडान की तलाश में कारों के बीच चलने लगे। वह हार मानने ही वाले थे कि तभी उन्हें उस अंधेरे कोने से एक दबी हुई आवाज सुनाई दी, जहां दो स्कूल बसें खड़ी थीं। कोल आवाज का पीछा करते हुए गए। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और फिर उन्होंने वह देख लिया। अमांडा एक काली काली सेडान के किनारे से सटी हुई थी। उनकी पीठ मुड़ी हुई थी, सिर पीछे की ओर झुका हुआ था। एक सधे हुए सूट में एक आदमी उन पर झुका हुआ था। उसके हाथ उनकी नीली सिल्क ड्रेस के नीचे सरक रहे थे, उनकी जांघों पर ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। वे एक दूसरे को बेताब भूख से चूम रहे थे। एक ऐसी अंतरंगता जो साफ बता रही थी कि यह पहली बार नहीं था। अमांडा धीरे से कराह उठी। उनकी उंगलियां उस आदमी के बालों में उलझी हुई थीं। उस आदमी ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया और अमांडा हंस पड़ी। वही नर्म, अंतरंग हंसी जो उन्होंने सालों पहले कोल के लिए बचा रखी थी। कोल को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उनकी पहली प्रवृत्ति चीखने, दौड़कर जाने और उस आदमी को अपनी पत्नी से दूर खींचने की थी, लेकिन उनके भीतर कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा सोचा समझा हावी हो गया। यह उनके दिमाग का वही हिस्सा था जो ऐतिहासिक सबूतों को व्यवस्थित करता था, वह हिस्सा जो अपने छात्रों को स्रोतों को दस्तावेज बनाना सिखाता था। उनकी जेब से फोन निकालते समय उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर सके। 30 सेकंड, साफ चेहरे, साफ हरकतें, सब कुछ दर्ज हो गया। जब कोल ने फोन वापस रखा तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और तब तक चलते रहे जब तक वह सिर्फ 3 मीटर दूर नहीं रह गए। जब उनकी आवाज निकली तो वह भयावह रूप से शांत थी। अमांडा। वह इतनी तेजी से मुड़ी कि अपनी हील्स पर संतुलन लगभग खो बैठी। उनकी आंखें, जो अब भी इच्छा से आधी बंद थीं, अपने पति को पहचानते ही खालिस दहशत में फैल गई। सूट वाला आदमी ऐसे पीछे हटा
जैसे उसे जला दिया गया हो, और घबराहट में अपनी टाई ठीक करने लगा। एक पल के लिए तीनों जम से गए। कोल, मैं अमांडा ने शुरू किया। उनकी आवाज भारी थी, पास आने की कोशिश करते हुए। यह वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैंने ज्यादा पी ली थी। मैं सोच नहीं पा रही थी। यह वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। कोल ने बीच में ही टोका, और उनके लहजे में कुछ ऐसा घातक था तत था कि अमांडा पीछे हट गई। उन्होंने फोन उठाया, जिसकी स्क्रीन पर उस सबसे आपत्तिजनक पल का एक रुका हुआ फ्रेम दिख रहा था। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है अमांडा, तुम्हारे और इस। उन्होंने उस आदमी को पूरी नफरत से देखा। जो भी यह है, उसके 30 सेकंड ऐसी स्थिति में जो साफ करता है कि यह एक पल की गलती नहीं थी। कितनी बार, कितनी बार तुमने यह किया है? जब मैं घर पर हमारे बेटे की देखभाल कर रहा था। सूट वाला आदमी कुछ बुदबुदाया कि उसे नहीं पता था कि वे अभी भी साथ हैं, और लगभग दौड़ता हुआ अपनी कार की ओर भागा, और सेकंडों में पार्किंग लॉट से तेजी से निकल गया। कोल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उनकी आंखें अमांडा पर टिकी थीं, जो अब रो रही थीं। उनका मेकअप चेहरे पर फैल रहा था। कोल, प्लीज, मुझे समझाने दो। उन्होंने भीख मांगी, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए। यह एक भयानक गलती थी। मैं नशे में थी, उलझन में थी। इसका कोई मतलब नहीं है। कोल पीछे हट गए, उनके स्पर्श से ऐसे बचे जैसे वह जहर हो। इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, मैं बेवकूफ हूं, अमांडा? तुम्हें लगता है मैंने बदलाव, झूठ और उन संदिग्ध बिजनेस ट्रिप्स पर ध्यान नहीं दिया? मैं बस विश्वास नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे सच में लगा था कि हमने कुछ असली बनाया है। उन्होंने अपना सिर हिलाया। महसूस किया कि गुस्सा गहरी उदासी में बदल रहा है। जब हम घर पहुंचेंगे तो तुम गेस्ट रूम में सोगी। कल सुबह मैं चाहता हूं कि तुम अपना सामान पैक करो और चली जाओ। सोमवार को मैं तलाक के लिए अर्जी दे रहा हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, अमांडा चीखी। उनकी नशे में धुत आवाज तीखी थी। मेरे भी अधिकार हैं। मैक्स मेरा भी बेटा है। मैक्स, कोल ने दोहराया, और पहली बार उनकी आवाज टूट गई। तुम्हें मैक्स याद है? वह लड़का जिसे तुम शायद ही कभी देखती हो, क्योंकि तुम हमेशा काम कर रही होती हो, या यह कर रही होती हो। उन्होंने उस जगह की ओर इशारा किया जहां वह खड़ी थीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने बेटे को किसी इतने गैर जिम्मेदार इंसान के आसपास रहने दूंगा? अमांडा रोती रही और बहस करने की कोशिश करती रही, लेकिन कोल पहले ही मुड़ चुके थे। उन्होंने ऐप के जरिए अमांडा के लिए एक उबर बुलाई और उसकी जानकारी उसके फोन पर भेज दी। फिर एक ऐसे आत्मनियंत्रण के साथ जो उन्हें पता नहीं था कि उनके पास है, कोल वापस गाला में चले गए, चेहरे पर मुस्कान ओढ़ी, और दानदाताओं का अभिवादन करते हुए रात पूरी की। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कुछ गलत हुआ है। सप्ताहांत एक तनावपूर्ण धुंध में बीता। अमांडा गेस्ट रूम में बंद रहीं, सिर्फ कोल से बात करने की कोशिश करने के लिए बाहर निकलती, जिसे कोल पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते। मैक्स, यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत है, चुप और चिंतित हो गया। कोल ने अपने बेटे को आश्वासन दिया कि सब ठीक है, कि मम्मी और पापा बस एक मुश्किल बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसे हमेशा प्यार किया जाएगा। रविवार की सुबह, जब अमांडा घंटों रोने के बाद सो गईं, कोल घर के साझा ऑफिस में गए और लैपटॉप चालू किया जो वे दोनों इस्तेमाल करते थे। जो उन्हें मिला वह उनकी कल्पना से भी बदतर था। ईमेल फ़ोल्डर 24 रिपोर्ट्स नामक एक सब फ़ोल्डर के अंदर छिपा हुआ था। अमांडा और स्टार्टअप में उनके वाइस प्रेसिडेंट गेविन मर्सर के बीच सैकड़ों संदेशों का आदान-प्रदान हुआ था।
संदेश 8 महीने पहले शुरू हुए थे, पहले पेशेवर, फिर पलट भरे और जल्दी ही अश्लील हो गए। तस्वीरें थीं, होटल में मुलाकातों की विस्तृत योजनाएं थीं और उन पूरे सप्ताहांतों के बारे में बातचीत थी जो उन्होंने साथ बिताए थे। जबकि कोल का मानना था कि वह कॉन्फ्रेंस में थी, लेकिन जिस बात ने कोल का दिल सचमुच तोड़ दिया, वे संदेश थे जिनमें अमांडा ने उनका मजाक उड़ाया था। मेरा पति एक असफल शिक्षक है जो सोचता है कि वह बिगड़े हुए किशोरों को पढ़ाकर दुनिया बदल रहा है, उन्होंने लिखा था। वह कौड़ियों के भाव कमाता है और उसमें शून्य महत्वाकांक्षा है। कभी कभी मैं सोचती हूं कि मैं अभी भी उससे शादी क्यों की हुई हूं। एक और संदेश में जब गेविन ने पूछा कि वह तलाक क्यों नहीं ले लेती, तो अमांडा ने जवाब दिया, ज्यादातर सुविधा के लिए और उस बच्चे की वजह से तलाक जटिल होता है। उस बच्चे, उन्होंने अपने ही बेटे को वो बच्चा कहा था। कोल ने अपने अंदर उबलते गुस्से को महसूस किया, लेकिन उन्होंने उसे एक दिशा दी। उन्होंने एक फोल्डर बनाया और सभी प्रासंगिक ईमेल कॉपी किए। उन्होंने रेवेलिंग बातचीत के स्क्रीनशॉट लिए। उन्होंने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड किए और संदिग्ध लेन देन को हाईलाइट किया। एक लग्जरी स्पा में $3,000, जिसके बारे में अमांडा ने दावा किया था कि वह एक मेडिटेशन रिट्रीट थी, लेकिन ईमेल से पता चला कि वह गेविन के साथ एक सप्ताहांत था। महंगे लॉन्जरी पर $500, होटलों में बार बार होने वाले भुगतान। सोमवार की सुबह कोल पेट्रिसिया ब्रेनन के ऑफिस में थे, जो उच्च टकराव वाले मामलों में विशेषज्ञ, एक तलाक की वकील थीं। पेट्रिसिया 50 के दशक की एक महिला थीं, जिनके भूरे बाल एक सख्त जूड़े में बांधे थे और आंखों में वह नजर थी जिसने इंसानी धोखे के हर रूप को देखा था। कोल ने सब कुछ सामने रख दिया, पार्किंग लॉट का वीडियो, प्रिंट किए हुए ईमेल, हाईलाइट किए गए बैंक स्टेटमेंट और वे संदेश जहां अमांडा ने मैक्स को एक असुविधा के रूप में संदर्भित किया था। पेट्रिसिया चुपचाप सामग्री को पलटती रही। उनके पेशेवर हाव भाव सच्ची नाराजगी में बदल गए। मिस्टर हैरिसन, उन्होंने अंत में कहा, अपना चश्मा उतारते हुए, मैं शायद ही कभी कोई ऐसा मामला देखती हूं जो शुरुआत से ही इतनी अच्छी तरह से प्रलेखित हो। उस वीडियो को रिकॉर्ड करने और इस सबूत को संरक्षित करने की आपकी प्रवृत्ति बिल्कुल सही थी। जो आपने मुझे दिखाया है, उसके आधार पर, विशेष रूप से आपके बच्चे के बारे में अपमानजनक संदेश और एक अफेयर को समर्थन देने के लिए वैवाहिक धन के दुरुपयोग के आधार पर, मुझे विश्वास है कि हम मैक्स की प्राथमिक शारीरिक हिरासत हासिल कर सकते हैं। आपकी पत्नी ने भावनात्मक उपेक्षा और अनुचित व्यवहार का प्रदर्शन किया है, जिसे एक जज बहुत गंभीरता से लेगा। मैं बस अपने बेटे की रक्षा करना चाहता हूं, कोल ने कहा और अंत में उनकी आवाज टूट गई। वह यह सोचते हुए बड़ा होने का हकदार नहीं है कि इस तरह का व्यवहार सामान्य है। वह ऐसी मां का हकदार नहीं है जो उसे एक असुविधा कहती है, और उसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, पेट्रिसिया ने आश्वासन दिया, पहले से ही कानूनी रणनीति का खाका तैयार करते हुए। हम आज ही तलाक के लिए अर्जी देंगे। हम यह सारा सबूत शामिल करेंगे। हम प्राथमिक शारीरिक हिरासत का अनुरोध करेंगे, जिसमें अमांडा को शुरुआत में केवल निगरानी में मुलाकात की अनुमति होगी, और हम उस वैवाहिक धन की वापसी की मांग करेंगे जो उन्होंने डायवर्ट किया है। अगले कुछ हफ्ते कानूनी दस्तावेजों और सुनवाई की धुंध में बीते। अमांडा ने अपना वकील रखा, जिसने तर्क दिया कि वह मैक्स की साझा हिरासत और सभी संपत्तियों के आधे हिस्से की हकदार हैं। लेकिन पहली हिरासत सुनवाई में, जब पेट्रिसिया ने वीडियो, ईमेल और विशेष रूप से वे संदेश प्रस्तुत किए जहां अमांडा ने मैक्स को वो बच्चा कहा था, तो जज के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। मिसेस हैरिसन, जज ने ठंडे स्वर में कहा,
यहाँ प्रस्तुत सबूत व्यवहार का एक ऐसा पैटर्न दिखाते हैं जो मुझे गहराई से चिंतित करता है। न केवल वैवाहिक बेवफाई थी, बल्कि बच्चे के प्रति भावनात्मक उपेक्षा और पारिवारिक वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग का स्पष्ट सबूत भी है। आपके द्वारा अपने ही बच्चे को इस तरह के अपमानजनक तरीके से संदर्भित करने वाले लिखित संदेश अत्यंत परेशान करने वाले हैं। अमांडा रो पड़ी। उनके वकील ने तर्क देने की कोशिश की कि संदेशों को संदर्भ से बाहर लिया गया था, कि वह तनाव में थीं, कि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थीं। लेकिन नुकसान हो चुका था। जज ने किसी भी बिना निगरानी की मुलाकात पर विचार करने से पहले अमांडा के पूर्ण मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का आदेश दिया और कोल को अस्थायी प्राथमिक शारीरिक हिरासत प्रदान की, जिसमें अमांडा को रविवार को केवल 2 घंटे की निगरानी में मुलाकात की अनुमति दी गई। संपत्ति का बांटवारा भी कोल के पक्ष में था। उनके वकील ने तर्क दिया कि अमांडा ने 8 महीनों में $10,000 से अधिक वैवाहिक धन का दुरुपयोग किया था। जज सहमत हुए और उन्हें उस राशि का आधा हिस्सा चुकाने का आदेश दिया, साथ ही घर के फर्नीचर और सामान पर किसी भी दावे को छोड़ने का भी। लेकिन सबसे गहरा बदला एक ऐसे तरीके से आया जिसकी कोल ने कभी जानबूझकर योजना नहीं बनाई थी। कोल का स्कूल समुदाय में हमेशा सम्मान किया जाता था, और जब लोगों ने तलाक के बारे में पूछा, तो कोल ने दुर्भावनापूर्ण गपशप नहीं फैलाई। उन्होंने बस सच बताया, शांति से और गरिमा के साथ। हम तलाक ले रहे हैं क्योंकि मुझे पता चला कि अमांडा का अपनी कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव के साथ अफेयर चल रहा था। वह कहते बिना किसी अतिशयोक्ति के, बस तथ्य। मैंने उसे स्कूल गाला में एक आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। मैं अब मैक्स की देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। सच, सादगी और सीधे तौर पर बताया गया, किसी भी अफवाह से ज्यादा शक्तिशाली था। समुदाय उनके समर्थन में आ गया और यह खबर फैल गई। जिस मीटिंग में कोल ने तलाक का जिक्र किया था, वहां के माता पिता में से एक डेनियल चेन थे, एक वेंचर कैपिटलिस्ट जिन्होंने उस स्टार्टअप में भारी निवेश किया था जहां अमांडा और गेविन काम करते थे। डेनियल चिंतित थे। एग्जीक्यूटिव्स के बीच अफेयर एक विषाक्त कार्यस्थल बनाते हैं और कंपनी को संभावित मुकदमों के लिए उजागर करते हैं। उन्होंने बोर्ड के साथ अपनी चिंताएं उठाईं और एक गोपनीय आंतरिक जांच शुरू की गई। जांच में जो सामने आया, वह डेनियल की कल्पना से भी बदतर था। गेविन ने कंपनी के फंड का इस्तेमाल डिनर और होटलों के भुगतान के लिए किया था, जिन्हें उसने नेटवर्किंग खर्च का दावा किया था, लेकिन जो वास्तव में अमांडा के साथ डेट्स थीं। हितों का स्पष्ट टकराव था। वह अमांडा का सीधा बॉस था और उसने उसके हालिया प्रमोशन को प्रभावित किया था। और गेविन शादीशुदा था। उसकी पत्नी लॉरेन स्टार्टअप में एक और बड़े निवेशक की बेटी थी। जब लॉरेन को एक गुमनाम टिप के जरिए अफेयर के बारे में पता चला, जिसने उसे विशिष्ट विवरण दिए, तो वह तबाह और गुस्से में थी। उसने तुरंत एक वकील को काम पर रखा और अपना विवादास्पद तलाक शुरू कर दिया। उसके पिता न केवल अपनी बेटी के साथ विश्वासघात से, बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा पर लगे धब्बे से भी नाराज थे। उन्होंने बोर्ड पर कार्रवाई करने का दबाव डाला। पार्किंग लॉट की उस घटना के 3 महीने बाद अमांडा और केविन दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने सार्वजनिक रूप से संगठनात्मक पुनर्गठन का हवाला दिया, लेकिन हर कोई सच जानता था। गेविन ने न केवल अपनी नौकरी खोई, बल्कि लॉरेन के साथ अपने तलाक में अपनी आधी संपत्ति भी गंवा दी, और इंडस्ट्री में उसकी प्रतिष्ठा स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। अमांडा को अपनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी के बिना छोटी कंपनियों में काम ढूंढना पड़ा। अंत में उसने एक मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर के रूप में एक बहुत कम पद स्वीकार किया,
जो पहले की कमाई का एक तिहाई से भी कम था। आने वाले महीनों में कोल ने अपनी सारी ऊर्जा मैक्स पर केंद्रित कर दी। वह वही समर्पित शिक्षक बने रहे, लेकिन अब टूटे घरों के छात्रों के लिए सहानुभूति की एक अतिरिक्त गहराई के साथ। उन्होंने थेरेपी शुरू की, न केवल धोखे को संसाधित करने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कोई ऐसी नाराजगी न पाले जो मैक्स को प्रभावित कर सके। मैक्स के साथ अमांडा की निगरानी वाली मुलाकातें दर्दनाक थीं। लड़का, जो शुरू में अपनी मां की अचानक अनुपस्थिति से भ्रमित और आहत था, धीरे धीरे नई वास्तविकता के साथ समायोजित हो गया। अमांडा ने महंगे तोहफों से इसकी भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन मैक्स को क्वालिटी टाइम में ज्यादा दिलचस्पी लगती थी। समय के साथ और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद जज ने हर दूसरे सप्ताहांत में बिना निगरानी के मुलाकात की अनुमति दी। लेकिन मां बेटे के रिश्ते को जो नुकसान पहुंचा था, वह हो चुका था। पार्किंग लॉट की उस रात के 1 साल बाद कोल एक बहुत अलग जगह पर थे। घर, जो अब सिर्फ उनका था, छोटा लेकिन ज्यादा गर्मजोशी भरा महसूस होता था। उन्होंने पुराने ऑफिस को मैक्स के लिए एक प्लेरूम में बदल दिया था, जो किताबों, पहेलियों और एक छोटी मेज से भरा था जहां वे एक साथ होमवर्क करते थे। दीवारें मैक्स के चित्रों, उन दोनों की सैर की तस्वीरों से ढकी थीं, एक फिर से बनाए जा रहे जीवन का सबूत। कोल ने डेटिंग भी शुरू कर दी थी। स्कूल में एक लाइब्रेरियन थी, सारा, एक सौम्य 27 वर्षीय महिला जो तलाकशुदा थी और उनकी एक बेटी मैक्स की ही उम्र की थी। उन्होंने दोस्तों के रूप में शुरुआत की, ब्रेक के दौरान कॉफी पीते हुए। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हो गई। सारा मैक्स से एक सतर्क, धीमी गति से मिली, हमेशा इस बात का सम्मान करते हुए कि लड़का एक सदमे से गुजरा था, और मैक्स कोल के आश्चर्य के लिए उसे सच में पसंद करने लगा। उस खोज के 2 साल बाद कोल सॉकर मैदान की ब्लीचर्स पर बैठे थे। मैक्स को उसके पहले आधिकारिक युवा खेल में खेलते हुए देख रहे थे। लड़का लंबा हो गया था, ज्यादा आत्मविश्वासी, और जब वह स्टैंड की ओर देखता और अपने पिता को उसके लिए चीयर करते हुए देखता, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान खिल उठती थी, वह कोल ने अब तक की सबसे खूबसूरत चीज देखी थी। सारा उनके बगल में बैठी थी। उनका हाथ स्वाभाविक रूप से कोल के हाथ में था। मैदान के उस पार कोल ने अमांडा को खेल का दूसरा आधा हिस्सा देखने के लिए आते देखा। वह अलग दिख रही थी, पतली, सादे कपड़े पहने हुए, और आंखों में एक स्थायी उदासी थी। उन्होंने मैक्स की ओर हाथ हिलाया, जिसने विनम्रता से जवाब दिया और फिर अपना ध्यान वापस खेल पर लगा लिया। कोल को कुछ चुभा, दया नहीं, लेकिन शायद उस व्यक्ति के लिए उदासी जिसे अमांडा बन सकती थी अगर उन्होंने अलग विकल्प चुने होते। लेकिन उन्हें गुस्सा महसूस नहीं हुआ। अब नहीं। गुस्सा समय के साथ, थेरेपी से, और सबसे बढ़कर उस प्यार से घिस गया था जो वह हर दिन मैक्स में बढ़ता हुआ देखते थे। कोल ने इस तथ्य के साथ शांति बना ली थी कि अमांडा कभी वह पत्नी नहीं होंगी जिनसे उन्होंने शादी की थी, और न ही वह मां जो मैक्स के लायक थीं। लेकिन उनके विश्वासघात ने, जितना भी दर्दनाक रहा हो, उन्हें झूठ की जिंदगी से आजाद कर दिया था। उस रात के 3 साल बाद कोल अपने पिछवाड़े में दोस्तों के एक छोटे समूह के लिए ग्रिलिंग कर रहे थे। मैक्स सारा की बेटी और स्कूल के साथियों के साथ लॉन में दौड़ रहा था। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। सारा रसोई में सलाद तैयार कर रही थी, धीरे धीरे गुनगुना रही थी। साथी शिक्षक उत्साह से बातें कर रहे थे। यह एक साधारण दृश्य था, लगभग सांसारिक, लेकिन कोल के लिए यह सब कुछ था। मैक्स की मुलाकातों के दौरान संक्षिप्त आदान प्रदान के अलावा वह फिर कभी अमांडा से नहीं मिले। उन्होंने आपसी परिचितों से सुना,
कि वह अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश कर रही थी, कि वह थेरेपी में थी, कि शायद वह यह समझने लगी थी कि उन्होंने क्या खोया था। उनका एक हिस्सा उम्मीद करता था कि उसे किसी तरह की शांति मिले, उसके लिए नहीं, बल्कि मैक्स के लिए। लेकिन कोल को अमांडा की जिंदगी के अपडेट की जरूरत नहीं थी। उन्होंने वह सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था जो वह अपने छात्रों को सिखा सकते थे, कि ईमानदारी वह चीज नहीं है जो आप तब करते हैं जब यह आसान हो, बल्कि वह है जिसे आप तब चुनते हैं जब यह मुश्किल हो। कि सच हमेशा सामने आता है, और यह कि सच्चे प्यार से घिरे गरिमा के साथ अपनी जिंदगी का पुनर्निर्माण करना ही सबसे अच्छा बदला नहीं है। यह एकमात्र बदला है जो वास्तव में मायने रखता है। उस गर्मी की दोपहर जैसे ही सूरज ढलने लगा, कोल ने उन लोगों को देखा जिन्हें वह प्यार करते थे, उस जिंदगी को देखा जो उन्होंने बनाई थी, और कृतज्ञता महसूस की। विश्वासघात के लिए नहीं, कभी नहीं, बल्कि उस ताकत के लिए जो उन्होंने अपने अंदर खोजी थी। कड़वाहट पर गरिमा को चुनने की क्षमता के लिए, और मैक्स को यह दिखाने के अवसर के लिए कि किसी भी अंधेरे से बाहर निकलना और फिर भी प्यार, ईमानदारी और सही लोगों की मौलिक अच्छाई में विश्वास करना संभव है। ग्रिल तैयार था। दोस्त मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए, और मैक्स ने वह आशीर्वाद कहने के लिए कहा जो वे हमेशा करते थे। उसने अपनी साफ आवाज में खाने के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, और खास तौर पर अपने पिता का शुक्रिया अदा किया जो हमेशा उसके साथ थे। कोल की आंखें नम हो गईं, पर ये आंसू खुशी के थे। और उसी लम्हे कोल हैरिसन को यकीन हो गया कि उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मैक्स की हिफाजत करना, सच्चाई की तलाश करना, और अपनी ईमानदारी पर डटे रहना, तब भी जब हिंसा या कड़वाहट से जवाब देना कहीं ज्यादा आसान होता। यह सब कुछ हर मुश्किल पल के काबिल था, क्योंकि अंत में किसी इंसान की पहचान उसके साथ हुए धोखे से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो उस धोखे के बाद कैसे संभलता है। और कोल ने चुना था गरिमा, प्यार, और इस यकीन के साथ आगे बढ़ना कि अपनी सच्चाई के साथ जीना ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जीत है। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूट ना जाए। मिलते हैं अगली बार।